अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूं। ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है। जो इस पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा श्री संजीव झा को विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने की परमिशन दी गई है। अब श्री संजीव झा अपना विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे रूल 66 के अंतर्गत आपने अपना परमिशन दिया। मैं विषय पे आऊँ इससे पहले, क्योंकि जब मैं सुन रहा था बिदुरी जी को, तो बिदुरी जी 24 की बात कर रहे थे। आज चूँकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी है और अटल जी ही कहा करते, उन्होंने लिखा था कि जो कल थे वो आज नहीं हैं और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है, ये जो आपका अहंकार है, ये अहंकार पहले जो लोग थे उनके भी थे, उनके भी टूटे और आपके भी टूटेंगे। जो किसी ने ठीक ही लिखा है कि अहंकार और शराब का नशा एक जैसा ही होता है, खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चल जाता है कि चढ़ी हुई है। तो ये जो अहंकार चढ़ा हुआ है, ये अहंकार टूटेगा। खैर, अब मैं विषय पे आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय है जिसके कारण मैंने आपको रूल 66 में परमिशन आपसे मांगा था। आज दिल्ली विधानसभा ने DARC कुछ फेलोशिप में कुछ बच्चों को नियुक्त किया था और ये नियुक्त अपनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। ये प्रक्रिया क्या थी कि पहले जनरल पर्पस कमेटी जो है हमारा, समान काज संबंधी जो कमेटी है, उसमें चर्चा हुई। उस चर्चा का रिपोर्ट इस सदन में लाया गया। इस सदन ने उसकी अनुशंसा करी और अनुशंसा के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया। फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसके लिए बजट अप्रूव किया और उस बजट अप्रूव होने के बाद फेलोज की नियुक्ति हुई। लेकिन अभी आनन फानन में उस सब की नियुक्ति को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह से आनन फानन में उसको रद्द करना ये सदन की भी अवमानना है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रोसेस था, जिसमें दिल्ली के, ये कहूं कि देश का सबसे मानक संस्था दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पहले उसकी विज्ञप्ति निकाली। उस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि जिसको एक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा गया कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ब्रीफ सबसे मांगा गया। लगभग 2900 लोगों ने उसको अप्लाई किया। तो जिस एक्सपीरियंस और उसकी ब्रीफ को देख करके कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस था कि सबसे एक कुछ क्वेश्चन देकर के एक रिटन उन लोगों से सबमिशन मांगा गया। उसके बाद उसमें फिर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया और बाद में फिर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन में कुछ एक्सपर्ट बैठ करके उस सब का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट हुए उनको फेलोशिप दिया गया।
अब ये जो फेलोज थे, ये फेलोज रिसर्च स्कॉलर थे, आईआईटी दिल्ली या अलग अलग जो मानक संस्था है वहां से पढ़ के आए थे, ना केवल देश बल्कि विदेश से, कोई आयरलैंड से, कोई यूके से, वर्ल्ड के अलग अलग जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो जो वहां से पढ़ के बच्चे आए थे, उनको ये नियुक्ति दी गई। और ये जो नियुक्ति थी, इस नियुक्ति के में कुछ जिम्मेदारी जो विधानसभा में काम कर रहे हैं उनको उसमें मदद करने के लिए दी गई, अलग अलग एमएलएज को, जहां जो बैठे सदन में मुझे भी और बाकी सब एमएलएज को दी गई, कुछ को मंत्रालय में दी गई कि मंत्रालय के काम में उसको असिस्ट किया जाए। मैं ये मानता हूं कि ये दो तरह का प्रोसेस था। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मेरे यहां जो फेलोज थी उसको हमने पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप कैसे आए, आप क्यों आए, क्या आपके पीछे आने के पीछे आपकी मंशा क्या थी। तो वो लड़की बता रही थी कि सर मैंने पीएचडी करा हुआ है। पीएचडी के बाद फिर हमने अलग अलग जो वर्ल्ड इंडिया के पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया, लेकिन हम एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है मैं जानना चाहता था। और यही कारण था कि हम जब ये फेलोशिप आए तो मैं उस फेलोशिप को हमने ज्वाइन किया। अब समझिए कि एक तरह से हम एक वो नया पौध तैयार कर रहे हैं जो पौध जनतंत्र को, जनतांत्रिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है और उस काम को कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि ये भी आज देश की एक विपदा है कि हम कहते हैं एक तरफ कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ हमारे यहां, ज्यादा परसेंटेज ऑफ यूथ हमारे यहां है, यूथ कंट्री है, और उस यूथ कंट्री को जो गवर्न कर रहा है वो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। एक जबरदस्त मिसमैच है कि जो चाहिए यूथ को, जो गवर्नेंस में है उनको नहीं पता क्या चाहिए, वो जो दे रहे हैं उनको यूथ को जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब ये बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे हम जैसे लेजिस्लेचर को ना केवल अवेयर कर रहे हैं बल्कि हमारे काम काज को भी और आसान कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक हमारे काम को परफेक्शन की तरफ ले जा रहे थे और वो उस तरह से समझ रहे थे कि वास्तव में एक ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम कैसे होता है। लेकिन जिस तरह से उन सबको हटाया गया, इसके पीछे दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य तो यह था कि किसी तरह से दिल्ली सरकार और इस विधानसभा के काम को हैम्पर किया जाए, और दूसरा मंशा था कि बदनाम किया जाए। और मैं दोनों पे आता हूं। आप एक बात समझिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आज हमारे एमएलए ऑफिस में या मेरे नहीं बस साथियों के ऑफिस में भी जितनी मीटिंग्स होती है, मीटिंग का कोऑर्डिनेशन, मीटिंग का मिनट्स, उसका फॉलोअप, उसकी ड्राफ्टिंग, ये सारा काम बैठ के वो लोग कर रहे थे। बल्कि केवल उनके अपने भी अच्छे इनपुट होते थे, उस इनपुट को हम लोग इंक्लूड करते थे। दूसरा कि इन बच्चों के जरिए विधानसभा के बहुत सारे रिसर्च हुआ, विधानसभा के बहुत सारे काम, उस काम के एग्जीक्यूशन में आसानी होती थी। मंत्रालय में जो काम हो रहा है उसमें मंत्री के साथ मिलकर उस काम को आसान करने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सरकार जो ये डिलीवरी सिस्टम है इनका, ये सिस्टम में ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिस इंग्रेडिएंट्स को अगर हम हैम्पर कर दें तो डेवलपमेंट का मॉडल प्रभावित हो जाए। क्योंकि ये इनको अरविंद केजरीवाल जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि इनका अब ये जो अब्बाह का जो तंत्र है, उस तंत्र पे ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब भारी पड़ रहा है। और ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री 20 साल तक मुख्यमंत्री थे, और जब हम लोग गुजरात का चुनाव इस बार लड़ने गए तो प्रधानमंत्री को एक 3 टप्पर के टेम्पोरी
स्ट्रक्चर में ही सही बैठ के उनको कहना पड़ा कि हम भी अब मॉडल स्कूल बना रहे हैं। तो बेसिकली उनको लगता है कि दिल्ली में अगर ये ठीक से काम करते रहे तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये गवर्नेंस तो सवाल इनके होते रहेंगे। तो इसको यहां हैम्पर कर दो, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो उस मॉडल को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। वो किसी ने लिखा है कि हमारी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के नाम से जो आग लगती है तो उसका वो धुआं है। दूसरा जो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह बदनाम किया जाए, और उसमें मेरे अपने प्रिविलेज का भी, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, हमारे अपने प्रिविलेज का भी हनन करने की कोशिश की। और इसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता शामिल थे। इनके बहुत सारे नेताओं ने ऐसे झूठ मूठ का एक लिस्ट निकाला, जो लिस्ट ना तो मंत्रालय से आई ना लिस्ट विधानसभा से था, लेकिन उसको सरकारी लिस्ट मानकर उसमें अनाप शनाप नाम जोड़े गए। मेरे दो भाइयों का नाम जोड़ा गया उसमें, और उन्होंने कहा कि संजीव झा के 2 भाई DARC के फेलोज हैं। हमने सबको डिफेमेशन का नोटिस किया है। एक शहजाद पूनावाला इनका प्रवक्ता है, दूसरा प्रवेश वर्मा जी सांसद है। इसी दिल्ली की जनता ने उनको चुना कि जनता के लिए काम करे, पर अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं वो। तीसरा बेपिंद का बिना पेनी का लोटा है वो कपिल मिश्रा। इसी तरह से बहुत सारे लोग, हाँ ये भी हंस रहे, जानते वहां से ही पलट सकता है। अब पलटा ही था, जब इधर था उधर भी ऐसे ही था, पता है इनको, इसलिए हंस रहे हैं, सच्चाई जानते हैं। मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने एक लिस्ट निकाला, और उसमें मेरा ही नहीं, अभी वंदना जी बता रही थी कि एक किसी लड़की का नाम जोड़ दिया कि इनका वो रिलेटिव है, कोई कविता झा। हमारे दिलीप भाई चीफ व्हिप हैं, इनके साथ जो लोग पॉलिटिकल काम करते हैं उनका नाम कई लोगों ने चलाया। दुर्गेश पाठक जी की मिसेज फेलोज थी, शादी बाद में हुई है। कम से कम देखिए, मुझे लगता है ये मर्यादा, और इन्हीं के फेलोज थी। संजीव जी कंटिन्यू रखें। नहीं, वो देखिए सदन के जरिए ये जानना भी जानना भी जरूरी है कि इनको, और ये फेलोज भी इन्हीं के थे और यही कई बार तारीफ करते रहे। तो मेरा ये कहना है, और इस सदन के जरिए दिल्ली वालों को और देश को जानना भी जरूरी है कि किस तरह से अफवाह का तंत्र भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किसी भी बात पे दिल्ली या देश की जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा जीएनसीटी बिल के जरिए अभी कानून बनाया है। जनसंघ के समय से ये कहते थे दिल्ली को पूरा राज्य बनना चाहिए, और आज मुकर गए। तो भला इन लोगों का, इन पार्टियों का जनता कैसे भरोसा करे? तो इनका एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका काम है अफवाह फैलाना। तो हमने ना केवल डिफेमेशन किया है, बल्कि मैंने कोर्ट भी जा रहे हैं, चूंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ फोर्स किया गया है, ये 120B का भी मसला बनता है। तो हम कानूनी कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये सदन की अवमानना इसलिए है कि 2018-19, 19-20, 20-21 में फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस फेलोज को पहले से ही सैलरी देता रहा। तो अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने सैंक्शन दिया, किस बिना पे दिया आपने? तो अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने सैलरी दी, तो आज ये इलीगल कैसे हो गया? और ये चूंकि सदन के पटल पे ये रखा गया था, सदन ने इसको अप्रूव किया था, इसलिए ये सदन की भी अवमानना है। तो मेरा 2 निवेदन अध्यक्ष महोदय। पहला
कि जिन अधिकारियों ने ये इसको डिसकंटिन्यू किया है या कराया है, उन सभी अधिकारियों पर अवमानना होनी चाहिए। और वो तमाम लीडर्स, जिन लीडर ने इस झूठ को फैलाया है, उन सभी लीडरों पर भी अवमानना होनी चाहिए और सदन से कठोर मैसेज आना चाहिए, ताकि कल कोई दिल्ली विधानसभा का अवमानना, विधानसभा के सदस्यों का अपमानना करने की हिम्मत ना करे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैंने आपसे रूल 66 के अंतर्गत आपसे इस परमिशन को हमने मांगा था। मुझे उम्मीद है कि आज ये सदन इस गंभीर विषय पर सोच करके सभी अधिकारियों पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने सदन की अवमानना या सदन के सदस्यों की अवमानना करने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी।